एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में अध्ययनशील प्रिय विद्यार्थीगण, इसके पूर्व मैंने आपके 14वें पेपर के अंतर्गत रिसेंट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के संबंध में बताया था। चूंकि इस पेपर के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक हैं सब पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए आज के परिवेश के अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिवेश तथा उसकी संभावनाओं के संबंध में दोबारा मैं आपको रिवीजन के तौर पर बताने जा रहा हूं। वर्तमान भारत निर्माण में स्वतंत्रता उत्तर भारतीय राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि नेताओं ने राजनीति के माध्यम से देश को आगे ले जाने का कार्य किया। भारतीय राजनीति का आधार भारत का संविधान है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान का निर्माण कर भारत के विकास को सही दिशा में ले जाने का कार्य किया। इसके बावजूद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विकास कार्य में बाधाएं आती रही हैं। राष्ट्रीय बाधाओं में भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, नौकरशाही में लापरवाही, चुनाव में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, गुटबाजी, नक्सलवाद, सत्ता संघर्ष आदि महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में पड़ोसी देशों से युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध और भारत की गुट निरपेक्षता, आर्थिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद, नस्लवाद का विरोध आदि के चलते भारतीय राजनीति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से कार्यरत रही है। इस प्रकार भारतीय राजनीति को समझने के लिए राजनीति का अर्थ, क्षेत्र, प्रवृत्तियां आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। आधुनिक युग में राजनीति का प्रयोग केवल क्रियात्मक रूप में हो रहा है। इसका सैद्धांतिक पक्ष से संबंध अब बहुत कम रह गया है। आज केवल व्यवहारिक पक्ष सामने रखकर राजनीति के प्रति विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक दलों की चालबाजी, सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति के तरीके आदि को ही राजनीति कहा जाता है। परिणाम स्वरूप राजनीति का अर्थ धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ, फरेब आदि के अर्थों में समझा जा रहा है। आज राजनीति शब्द से हमारे मन में जुलूस, नारेबाजी, चुनाव जीतने के विविध हथकंडे, लाठीचार्ज, झूठे आश्वासन, धोखाधड़ी
आदि बातें आती हैं। वर्तमान राजनीति के अर्थ को सामने रखते हुए ही डॉक्टर वी शुक्ला कहते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वही राजनीति कहे जाने लगी है। राजनीति का प्रयोग धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ फरेब तथा दलबंदी के अर्थों में होने लगा है। इस प्रकार राजनीति के विकृत रूप के कारण आम आदमी राजनीति को संकुचित दृष्टिकोण से देखता है। परिणाम स्वरूप वह राजनीति के प्रति घृणा करता है। इसलिए राजनीति के केवल व्यवहारिक पक्ष को देखकर राजनीति का अर्थ लगाना गलत होगा। वर्तमान समय में हम लोग सिर्फ व्यवहारिक राजनीति का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक राजनीति राज्य के क्रियाशील रूप से संबंधित है। यह निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक रूप से कार्य संचालन तथा राजनीतिक जीवन में व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करती है। आज राजनीति से केवल क्रियात्मक पक्ष का ही बोध होता है। इस संबंध में गार्नर ने कहा है, राजनीति शब्द का अर्थ राज्य के कार्यकलापों के उस भाग तक ही सीमित है जो दैनिक गतिविधि से संचालित होते हैं तथा उससे संबंध रखते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक राजनीति में मुख्य रूप से राज्य सरकार का वास्तविक रूप दृष्टिगोचर होता है। इस कार्य प्रणाली, शासन प्रणाली, विधि तथा विधि निर्माण प्रणाली, आदतें आदि व्यक्तिगत रूप से राज्य, कूटनीति, शांति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि बातों का समावेश होता है। आधुनिक युग में व्यवहारिक राजनीति का जितना महत्व बढ़ चुका है उतना ही उसका अर्थ विकृत हो चला है। इस संबंध में डॉक्टर बृहकेश्वर प्रसाद सिंह कहते हैं, दैनिक जीवन में घरेलू राजनीति, समूह राजनीति, कॉलेज तथा गांव की राजनीति की चर्चा की जाती है। राजनीति का प्रयोग धोखाबाजी, बेईमानी, झूठ फरेब आदि गंदे अर्थों में किया जाता है। वर्तमान राजनीति जितनी व्यवहारिक है उतनी ही सैद्धांतिक भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीति का व्यवहारिक बनाने में सैद्धांतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राप्त है। काल के आधार पर राजनीति को परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति इन दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत की राजनीति की वर्तमान स्थिति के संबंध में हम लोगों को पढ़ना है। भारत की राजनीति संविधान के ढांचे में काम करती है, जहां पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक तीव्र राजतंत्र का अनुसरण करता है, अर्थात केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता वाली सरकार और राज्यों में राज्य की सरकारें। संविधान में संसद के द्विसदनीयता का प्रावधान है, जिसमें एक ऊपरी सदन राज्यसभा जो भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है और निचला सदन लोकसभा जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
दोनों सम्मिलित हैं। शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के हाथ में होती है। न्यायमंडल शासकीय एवं वैधानिक दोनों से स्वतंत्र होता है। संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह भारत में भी संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बहुमत की स्थिति में न होने पर सरकार न बना पाने की दशा में या विशेष संवैधानिक परिस्थिति के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है और सीधे संयुक्त शासन लागू कर सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। भारत का पूरा राजनीतिक खेल मंत्रियों के द्वारा निर्धारित होता है। भारत एक लोकतांत्रिक और धार्मिक तथा सामुदायिक देश है, जहां युवाओं में चुनाव का बढ़ा वोट केंद्र भारतीय राजनीति में बना रहता है। यहां चुनाव को लोकतांत्रिक पर्व की तरह मनाया जाता है। भारत में राजनीतिक राज्य में नीति करने की तरह है। भारत की राजनीति ऐसी राजनीति है जो आज के समय में लोकतंत्र के सबसे सही पायदान पर है। भारत की राजनीति जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करने के लिए चुनाव होता है, और वही हो रहा है। भारत की राजनीति बाजार की तरह थी, लेकिन वर्तमान सरकार की वजह से अत्यधिक पारदर्शी हो गई है। हम लोग भारतीय राजनीति में आए बदलाव की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। 1967 में हुए चौथे आम चुनाव से भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस आम चुनाव की काफी कुछ पृष्ठभूमि 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में तैयार हो गई थी। 1962 से 1967 के बीच जो कुछ हुआ उसकी गूंज लंबे समय तक देश की राजनीति में सुनी जाती रही है। देश की राजनीतिक फिजा में यह सवाल यद्यपि काफी पहले से तैरने लगा था कि पंडित नेहरू के बाद कौन, लेकिन पहली बार इस सवाल से देश का सीधा सामना हुआ। प्रथम बार देश को दो बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, पहले चीन से और बाद में पाकिस्तान से। 1962 के आम चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। यह एक तरफा युद्ध था। चीन के हाथों में भारत को करारी शिकस्त खानी पड़ी। चीन से मिले धोखे से पंडित नेहरू का चीनी चीनी भाई भाई का सपना चूर चूर हो गया। सारा देश स्तब्ध और मायूस था।
नेहरू का सर सर्व से झुक गया था। इतिहास में ऐसी पराजय का कोई उदाहरण नहीं था। हमारी सेना जिस तरह पीछे हटी थी उससे सबको सदमा लगा था। विरोधियों ने पंडित नेहरू की बोलती बंद कर दी थी। नेहरू भी सदमे से उबर नहीं पाए और युद्ध के 1.5 साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और फिर चंद दिनों के बाद नेहरू के उत्तराधिकारी के तौर पर देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आ गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। सोवियत संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम और ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद में ही शास्त्री जी की रहस्यमय हालत में मृत्यु हो गई। 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। देश चलाना इंदिरा गांधी के लिए भी नया अनुभव था। 1962 के आम चुनाव के बाद कुछ संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। 1963 में समाजवादी दिग्गज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे। इसी तरह स्वतंत्र पार्टी के सिद्धांतकार मीनू मसानी गुजरात के राजकोट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 1964 में समाजवादी नेता मधुलिमिये भी बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीते थे। यानी इंदिरा गांधी के घेराव के लिए लोकसभा में कई दिग्गज पहुंच गए थे। इसी दौरान देश की राजनीति में एक घटना और हो गई। सैद्धांतिक मतभेद के चलते 1964 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग होकर ए.के. गोपालन, ई.एम.एस. नमूद्रीपाद, बी.टी. रणदिवे आदि नेताओं ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। यह थी 1967 के आम चुनाव की पूर्व पृष्ठभूमि। संक्षेप में कहा जाए तो 1967 के आम चुनाव पर 2 युद्ध और 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु की काली छाया साफ दिखाई पड़ सकती है। जाहिर है कि आम चुनाव के मुद्दे भी इसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द थे। कांग्रेस के लिए नेहरू की गैर मौजूदगी और इंदिरा गांधी के असरदार मौजूदगी वाला यह पहला आम चुनाव था। संक्रमण काल के चुनाव में इंदिरा गांधी की अग्नि परीक्षा होनी थी। कांग्रेस की सीटें भी घटी और वोट भी। इस चुनाव में लोकसभा के कुल सीटें 494 से बढ़कर 520 कर दी गई थी। बतौर मतदाता करीब 25 करोड़ लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया था। इसमें करीब 13 करोड़ पुरुष और 12 करोड़ महिलाएं थी। इस चुनाव में 15 करोड़ 27 लाख लोगों ने मतदान किया था। यानी मतदान का प्रतिशत 61% रहा था। चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस को करारा झटका लगा। उसे स्पष्ट बहुमत तो मिल गया, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले लोकसभा में उसकी संख्या काफी कम गई। पिछले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को करीब 3/4 सीट मिलती रही, लेकिन इस बार उसके खाते में मात्र 283 सीटें आई, यानी बहुमत से मात्र 22 सीटें ज्यादा थी। उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत में भी करीब 5% की गिरावट आ गई थी। कांग्रेस को 1952 में 45%, 1957 में 47.78% और 1962 में
44.72% वोट मिले थे। 1967 में उसका वोट घटकर 40% रह गया था। आमतौर पर उसके 2-3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 1967 में उसके 7 उम्मीदवारों को जमानत गंवानी पड़ी। हम लोग वर्तमान समय में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियां तथा इसकी संभावनाएं क्या क्या है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र एक पहेली है, विशेषकर भारत के लिए। एक ओर जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने में भारत के पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग गर्व महसूस करते हैं, तो दूसरी ओर इसके दुष्परिणामों पर चिंता भी करते हैं। देश के आजादी होने के बाद जो संविधान बना और उसके बाद लगभग 73 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी लोकतंत्र टिका रहा और उस पर भी भारतवासियों को गर्व महसूस होता है। तीसरी दुनिया के देश और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों में तो बीच बीच में सैनिक या दूसरे किस्म के तानाशाह आते जाते रहे हैं। भारत में एक बार लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाकर आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत की जनता ने मौका मिलते ही उसे अपनी भारी बहुमत से अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब, कुपोषित और अशिक्षित लोग रहते हैं। इस मायने में भारत का लोकतंत्र बुरी तरह असफल रहा है। आजादी तथा लोकतंत्र को आधी से अधिक सदी गुजर जाने के बाद भी करोड़ों मनुष्यों को कंगाली तथा फटेहाली का सामना करना पड़ा है। नीचे के स्तर की घूसखोरी से लेकर ऊपर के महाघोटालों तक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। भारत की राजनीति और यहाँ के राजनीतिक दल अनैतिकता, सिद्धांतहीनता और अवसरवाद के मूर्त रूप नजर आते हैं। राजनीति में और चुनावों में आपराधिक तत्वों, हिंसा, काले धन, जाति तथा सांप्रदायिकता का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। फांसीवाद का खतरा भी मंडराता रहता है और अब तो देश की संप्रभुता और आजादी को ही भारत की सरकारों ने दांव पर लगा दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या हमारे लोकतंत्र की बनावट में कोई बुनियादी कमी है?
पश्चिमी देशों और तीसरी दुनिया के देशों के लोकतंत्र के अनुभव में क्या फर्क है और क्यों? लोकतंत्र और पूंजीवाद का क्या रिश्ता है? लोकतंत्र में सत्ता और शक्ति के केंद्र कहाँ होते हैं? भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले? अलगाववाद तथा उग्रवाद की समस्या का क्या हल है? हमारी विदेश नीति और प्रतिरक्षा नीति की क्या विसंगतियां हैं? जन आंदोलनों की हमारे लोकतंत्र में क्या भूमिका हो सकती है? इन सारे प्रश्नों और ऐसे अन्य प्रश्नों का उत्तर जो लोग खोज रहे हैं, उन्हें किशन पटनायक की लिखित पुस्तक से मदद मिलेगी, जिसमें उन्होंने इन सवालों का समाधान बताया है। किशन पटनायक के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि है। इसका अध्ययन इन प्रवृत्तियों तथा संभावनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए कर सकते हैं। भारत जैसे देशों में लोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिए औपनिवेशिक विरासत में मिले प्रशासन तंत्र को भी आमूल रूप से बदलना पड़ेगा और सत्ता को पूर्ण विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। हालांकि विकेंद्रीकरण शब्द लोगों को पसंद नहीं है। इसका मतलब बहुकेंद्रीकरण से लगाया जाता है। आज के सरकारी तंत्र में एक फाइल कई केंद्रों पर जाती रही है, तभी निर्णय होता है। इसे भी विकेंद्रीकरण माना जा सकता है। गांधी की महापंचायत की अवधारणा बेहतर है, किंतु मौजूदा पंचायती राज सेवा काफी अलग है। विविधता, सहिष्णुता और क्षेत्रीय स्वायत्ता भी इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व होंगे। भारत की राष्ट्रीयता के संकट और कश्मीर, उत्तर पूर्व जैसे समस्याओं के निदान के सूत्र भी इसमें छिपे हैं। उग्रवाद, अलगाववाद या विदेशी शक्तियों की साजिशों के रूप में नहीं देखते हैं। समाजवादियों, वामपंथियों या राष्ट्रवादियों की तरह वे राष्ट्रीयता की अंधी भावना में नहीं बहते या सैनिक दमन या समर्थन नहीं करते, बल्कि वे सख्ती की नीति और दृढ़ नीति में फर्क करते हैं। अलगाववाद के कारणों के बारे में गहराइयों में जाकर वे कुछ प्रतिपादन करते हैं जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिक विकास पद्धति क्षेत्रीय विषमता, आंतरिक उपनिवेशवाद, राष्ट्रीयता की सतही व संकीर्ण अवधारणा, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, सैनिक अत्याचार, तात्कालिक स्वार्थ की ओछी राजनीति आदि ने मिलकर इन समस्याओं को जन्म दिया है और गंभीर बनाया है। यह भारतीय राज्य की लोकतंत्र की ओर भारतीय राजनीति की सामूहिक विफलता है। इस विफलता को ढकने के लिए भारत की सरकारें बीच बीच में पाकिस्तान को कोसती है। कारगिल प्रसंग से भी कई कमजोरियां सामने आई हैं और यह भी साफ हो गया है कि हमारी प्रतिरक्षा के लिए परमाणु बम बेकार है।
इसी तरह महाशक्ति बनने का ख्वाब में भारत सरकार की विदेश नीति की बुनियादी कमजोरियां तथा विसंगतियां उजागर हुई हैं। जो भारत देश पश्चिम का आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में उपनिवेश बन चुका है, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति कैसे हो सकती है? यह महाशक्ति तो नहीं है। महाशक्ति के पीछे चलने वाला उसका सहयोगी ही बन सकता है। श्रीलंका में भारतीय सेना भेजने और भारत का 700 से ज्यादा भारतीय सैनिक को मारे जाने की गलती के बारे में इस मामले को उद्धृत किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी इसी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जान की बलि देनी पड़ी थी। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। हालांकि इसमें कभी दम नहीं रहा, किंतु राजीव गांधी के समय से ही भारत सरकार ने इसका दिखावा भी छोड़ दिया और विदेश नीति में खुली अमेरिका परस्ती की शुरुआत की गई। अब तो स्थिति यहां तक आ गई कि भारत और अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास सामने आने लगे हैं। भारत अपने परमाणु बिजली घरों को विदेशी निगरानी में दे रहा है। कृषि अनुसंधान को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। इजरायल से दोस्ती हो गई है। ईरान के मामले में हम अपने हितों को भूल अमेरिका के पीछे लग गए हैं तथा इराक पर हमले के समय अमेरिकी विमान को तेल देने में भी हमें संकोच नहीं होता है। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और अन्य देशों में इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और वहां की सरकारों को हिदायतें दी। तब से भारत सरकार तथा भारत के कुछ लोगों को लग रहा है कि अमेरिका भारत का दोस्त बन गया है। एक विलक्षण लेख में किशन पटनायक इस भ्रम को ध्वस्त करते हैं कि अमेरिका भारत, पाकिस्तान और चीन का मित्र हो सकता है। अमेरिका के दोस्त तो सिर्फ नाटो के सदस्य देश और गोरे मुल्क ही हो सकते हैं। बाकी देश तो उसके किसी काम के नहीं है। अश्वेत देशों में एकात्मकता न बनने देना, पड़ोसियों को लड़ाकर दोनों पक्षों को कमजोर बनाना और हथियारों का बाजार पैदा करना अमेरिकी विदेश नीति के ये 3 प्रमुख लक्षण हैं और उसकी भारत पाक नीति भी इसी का हिस्सा है। कई बार हमारे बुद्धिजीवी अमेरिका इंग्लैंड के द्विदलीय व्यवस्था की तारीफ करते हैं और भारत में कई छोटे बड़े क्षेत्रीय राष्ट्रीय दलों की उपस्थिति पर अफसोस जाहिर करते हैं, मानो यही भारतीय लोकतंत्र की अराजकता और विकृतियां के लिए जिम्मेवार है। 2 दलीय व्यवस्था पूंजीवाद की ताकतों द्वारा जानबूझकर बनाई गई है ताकि दोनों को मैनेज किया जा सके और यथास्थिति को कोई चुनौती न मिल सके। भारत में बढ़ते हुए द्विपक्षीय ध्रुवीकरण से वे चिंतित हैं तथा इसे भारतीय राष्ट्र
लोकतंत्र और भारतीय राजनीति के लिए अच्छा लक्षण नहीं मानते। नीतियों के मामले में भारत के प्रमुख दलों की बढ़ती हुई नैतिकता भी एक खतरनाक चीज है। मतदाताओं के सामने विकल्पहीनता की स्थिति इससे पैदा होती है। भारत के वामपंथी दलों और बुद्धिजीवियों ने पिछले कुछ समय से भाजपा से फांसीवाद का खतरा बताते हुए इसके खिलाफ शेष सारे दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट करने की मुहिम शुरू की है। भाजपा निश्चित ही एक फांसीवादी पार्टी है, लेकिन भाजपा को कोसते रहने तथा उसका हवा बनाकर कांग्रेस को ग्लोबीकरण की आत्मघाती नीतियों का समर्थन करने से फांसीवाद का खतरा दूर नहीं होगा। इस ध्रुवीकरण से अंततः भाजपा को ही फायदा पहुंचता है। जब कांग्रेस सरकारें जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए मैदान में सिर्फ भाजपा का ही विरोध करती है, तो इस नीति के विरुद्ध भाजपा को ही विशेष फायदा मिलता है। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए अभी का वातावरण बहुत अनुकूल है। कई मौके मिलने पर भी भाजपा का राष्ट्रीय आधार नहीं बन पाया था और भाजपा के गढ़ माने जाने वाले इलाके में भी इसकी अस्थायी सरकारें नहीं बन पाती थी। किंतु यह संतोष का विषय नहीं हो सकता। सेकुलरवादी राजनीति करने वाले दल भी रोजी रोटी तथा आर्थिक समस्याओं के बजाय मंदिर मस्जिद तथा सांप्रदायिकता का ही मुद्दा बनाते हैं। इस अर्थ में वामपंथी दलों की भी भूमिका मार्क्सवाद से ठीक विपरीत है। भारतीय राजनीति के दोनों खेमे ग्लोबीकरण के समर्थक हो चले हैं। ऐसी हालात में वैश्वीकरण और गलत विकास नीति के कारण जो बेरोजगारी, कंगाली, विस्थापन और जीविका के संकट पैदा होंगे, वे एक और फांसीवाद के भी जन्मदाता हो सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय राजनीति विषम परिस्थिति से गुजर रही है। इसका शेष भाग अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।